स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर सेकंड है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो मैंने दो रिलेशन उसमें डिराइव की है। एक रिलेशन है b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जिसको मैंने बोला था कि एक स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ है, क्योंकि ये सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देता है। और फिर मैंने वेक्टर फॉर्म को डिराइव किया था। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो प्लीज पहले उस लेक्चर पे जाए। फिर मैंने वेक्टर फॉर्म को डिराइव किया था और वेक्टर फॉर्म में ये देता है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म दैट b वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू y म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस r डिवाइडेड बाई r क्यूब। ठीक है, ये वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने यूज की थी इन ऑर्डर टू डिराइव दिस रिलेशंस। अब देखो बेटा, इसमें मैंने बोला था कि दैट ये रिलेशन जो है ये हमें देगा दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पी पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? क्या वो मैग्नेटिक फील्ड यहां से होगा? क्या वो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ डायरेक्टेड होगा, इधर की डायरेक्टेड होगा, इधर की तरफ डायरेक्टेड होगा, या कैसे डायरेक्टेड होगा? उसके लिए हम इस रिलेशन पे यूज करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे रूल्स है जो हम यहां पे यूज करके उस डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। पहले मैं क्लास 11th का आपका एक रूल यूज करूंगा जो हम वेक्टर्स में वहां पे यूज करते हैं। हम वेक्टर्स में एक रूल वहां पे यूज करते हैं जिसको राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं या राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं। मैं पहले उस पे जाऊंगा, उसके बाद हम यहां पे एक और रूल डिफाइन करेंगे जो आप याद रखोगे। देखो बेटा, राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? राइट हैंड थंब रूल बताता है वो कब यूज होता है जब हमारे पास दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होगा, ए क्रॉस बी। ये आपने ए वेक्टर को क्रॉस किया बी वेक्टर के साथ, इसने सी वेक्टर बनाया, ये वेक्टर सी इसने बनाया। ए वेक्टर की अपनी कुछ डायरेक्शन है, बी वेक्टर की अपनी कुछ डायरेक्शन है, और जब उन्होंने थर्ड वेक्टर बनाया सी वेक्टर, आपको बताना है कि सी वेक्टर की डायरेक्शन कहां से होगी। तो इस वेक्टर सी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास राइट हैंड थंब रूल यूज किया जाता है। सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। फॉर एग्जाम्पल ये दो वेक्टर्स है, ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। आपको बोला गया अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो सी वेक्टर जो बनने वाला है उसकी डायरेक्शन कहां से होगी? क्या वो इधर से होगा, इधर से होगा, इधर से होगा, इधर से होगा कि इधर से होगा? उस चीज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास राइट हैंड थंब रूल यूज होता है। और थंब रूल बताता है कि आप क्या करोगे, आप अपने राइट हैंड की फिंगर टिप्स जो है, आपके पास ये राइट हैंड की फिंगर टिप्स है, इनको आप अलाइन करोगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर इन द क्रॉस। क्रॉस में जो आपके पास पहला वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में आप अपने फिंगर टिप्स को अलाइन करोगे। ये ए है, ये बी है, तो मैं अपने फिंगर टिप्स उठा के इधर रख सकता हूं। तो आप देख सकते हो मैंने अपने राइट हैंड के फिंगर टिप्स जो है उनको अलाइन किया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इन द क्रॉस। ठीक है ना? लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ऐसे रखोगे, आप ऐसे भी फिंगर टिप्स अलाइन कर सकते हो, ये भी वही डायरेक्शन होगी, है ना? इधर से भी अलाइन कर सकते हो, इधर से भी अलाइन कर सकते हो। इसलिए लॉ थोड़ा हम प्रोसीड करेंगे। आप अपने राइट हैंड की फिंगर टिप्स को अलोंग द फर्स्ट वेक्टर अलाइन करो, या अपने फिंगर टिप्स को उसी डायरेक्शन में रखो जिस डायरेक्शन में फर्स्ट वेक्टर क्रॉस का है। इन सच ए वे कि अगर आप अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपके हाथ में दूसरा वेक्टर आना चाहिए। ठीक है ना? आपके हाथ में दूसरा वेक्टर आना चाहिए। यू कैन चेक, आपके हाथ में दूसरा वेक्टर आ रहा है। ठीक है ना? अगर आप इधर रखोगे तो आपके हाथ में दूसरा वेक्टर नहीं आएगा। अगर आप इधर रखोगे तो आपके हाथ में दूसरा वेक्टर नहीं आएगा। अगर आप इधर रखोगे तो आपके हाथ में दूसरा वेक्टर नहीं आएगा। इसीलिए लॉ बताता है कि आप अपने राइट हैंड की फिंगर टिप्स को अलाइन करोगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर इन द क्रॉस सच दैट अगर आप अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे, अगर आप अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, उसी का मतलब हो गया कि आपके हाथ में दूसरा वेक्टर आना चाहिए। ठीक है? तब उस हालत में जिस डायरेक्शन में आपका थंब रहेगा, ऐसे आपने किया फिर ऐसे किया तो थंब इधर रहा, उसी डायरेक्शन में आपका सी वेक्टर होगा या सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। सपोज मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। देखो बेटा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, हमें ए क्रॉस बी निकालना है।
तो ए क्रॉस बी ऐसे होगा, ये ए क्रॉस बी आ गया बी के साथ में, ये ए क्रॉस बी नहीं आया, ये ए क्रॉस बी नहीं आया, ये ए क्रॉस बी नहीं आया, तो यहां से ए क्रॉस बी इज सी, तो सी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। इसलिए जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉसड वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी होगी तो उस वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास राइट हैंड थंब रूल यूज होता है, या जिसको स्क्रू रूल भी कहा जाता है। तो आप थंब रूल अभी याद रखोगे। सो थंब रूल बताता है कि आप अपने राइट हैंड के फिंगर टिप्स को अलाइन करोगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर सच दैट अगर आप अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, अगर आप अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, आपको दूसरा वेक्टर हाथ में आना चाहिए। तब उस हालत में जिस डायरेक्शन में आपका थंब रहेगा वही डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर। हम वही रूल यहां पे यूज करने वाले हैं। देखो, क्योंकि हमारे पास भी क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे डीएल क्रॉस आर बी, तो इन दोनों का क्रॉस किसको बनाता है? बी वेक्टर को बनाता है। इन दो वेक्टर्स का क्रॉस वेक्टर बी को बनाता है। तो यहां पे भी सेम रूल यूज होगा, डीएल क्रॉस आर हमें बी के डायरेक्शन देगा। अब देखते हैं डीएल कहां पे और आर कहां पे। सी, ये हमारे पास डीएल है, ये डीएल है, ये डीएल है, ये आर है। तो मैं इनको यहां पे थोड़ा सा अलाइन करता हूं। ये डीएल है और ये आर है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे, ये डीएल और आर है। मैं डीएल क्रॉस आर डिफाइन करता हूं, तो मैं अपने फिंगर टिप्स अलाइन करूंगा अराउंड द डायरेक्शन ऑफ डीएल, फिर क्रॉस करूंगा किसके साथ? आर के साथ। तो ये थंब मुझे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। डीएल क्रॉस आर गिव्स अस बेसिकली बी, डायरेक्शन ऑफ द बी। तो डायरेक्शन ऑफ बी पी पॉइंट पे कैसे होगी? सर ऐसे होगी, डीएल क्रॉस आर गिव्स अस बी, डीएल क्रॉस आर गिव्स अस बी। बी का मतलब है कि पॉइंट पी पे जो बी की डायरेक्शन होगी वो रेडियली इनवर्स होगी। तो ये जो यहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ रहे हो उसकी डायरेक्शन बेसिकली ऐसे होगी, रेडियली इनवर्स, जिसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, कुछ ऐसे हम डिनोट करते हैं। इसलिए जो बी के डायरेक्शन है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास वेक्टर्स का रूल यूज होता है, जो हमने राइट हैंड थंब रूल वहां पे पढ़ा था। लेकिन यहां पे हम इनको ज्यादा इजी बनाने के लिए और हमारे पास जो डायरेक्शंस है वो हैंडी रखने के लिए कि हमें बहुत जल्दी डायरेक्शंस आनी चाहिए, कुछ और रूल्स भी डिफाइन करते हैं। मैं एक ही रूल आपको समझाऊंगा जो आपको हमेशा याद रखना होगा। मैं सिर्फ पाम का यूज यहां पे करूंगा हर किसी क्वेश्चन में। मैं एक ही रूल को यूज किया करूंगा यहां पे, पाम रूल में हर किसी क्वेश्चन में यूज करूंगा, तो आप पाम रूल याद रखोगे। पाम रूल बताता है आप क्या करोगे। आपके पास अगर कंडक्टर दिया हुआ है, पाम रूल की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास कंडक्टर दिया हुआ है या आपके पास कंडक्टर है, आपको पाम रूल यूज करना है। आप अपने राइट हैंड का थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट अलाइन करोगे। मतलब अगर करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो आप अपना थंब ऊपर की तरफ रखोगे, ठीक है ना। और अगर नीचे की तरफ आ रही है तो आप अपना थंब नीचे की तरफ रखोगे। तो फॉर एग्जाम्पल करंट ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि यहां पे ऊपर की तरफ जा रही है तो मैं ऐसे रखूंगा। तो करंट ऊपर की तरफ जा रही है, उस वक्त आप अपना पाम खोलोगे। ये मैंने पाम खोला, इस पाम पे जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे, आउटवर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस पाम पे, वही आउटवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। फिर से समझो, अकॉर्डिंग टू द पाम रूल आप अपना राइट हैंड का थंब अलाइन करोगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में आपको अपना थंब रखना है और पाम को खोल देना है। पाम पे जो इस टाइम आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये ऐसे, ये परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस पाम पे आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो परपेंडिकुलर आपको क्या देगा, वही आपको उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देख सकता है। देखो आप यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम पाम रूल से ऑब्टेन करेंगे। तो ये करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैंने थंब अपना ऊपर की तरफ रखा, पाम मैंने खोली, ये पाम है, इसमें मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर है तो ये इनवर्स होगा। तो सेम डायरेक्शन हमें पाम रूल ने दी, लेकिन पाम रूल ज्यादा आसान रूल है एज कंपेयर टू द राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। सो देयरफॉर बायोट-सैवर्ट्स लॉ जो है ये वेक्टर फॉर्म हमें ये बताएगी, ये सच में वेक्टर फॉर्म है, अब ये हमें ये बताएगी दैट
डायरेक्शन ऑफ बी जो पॉइंट पी पे है वो डायरेक्टली इनवर्स होगी। और अगर आप इसी करंट को रिवर्स करोगे, तो आप पाओगे दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। आप देख सकते हो, अगर आपने डायरेक्शन को रिवर्स किया, ये डायरेक्शन अब ऐसे जाएगी, करंट ऐसे जाएगी, तो मैं अपना थंब जो है वो अलाइन करूंगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मैंने पाम खोला, ये मैंने पाम खोला, इस पे मैंने एक आउटवर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आउटवर्ड परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, तो ये रेडियली आउटवर्ड्स है। सो देयरफॉर सबसे आसान रूल जो हमारे पास डायरेक्शन असाइन करने का है टू द मैग्नेटिक फील्ड्स, वो यही पाम रूल है जो मैं लगभग हर किसी क्वेश्चन में यूज करूंगा। ठीक है ना। अब इसके बाद बायोट-सवार्ट लॉ के बाद हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस आती है। हमारे पास इसकी पहली एप्लीकेशन जो है दैट इज बायोट-सवार्ट लॉ हमें अप्लाई करना है टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। अब कंडक्टर्स की शेप हम लेंगे, हम पहले स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे, देखते हैं वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद एक सर्कुलर कंडक्टर लेंगे, वो देखते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यूज हम करेंगे बायोट-सवार्ट लॉ को। सो देयरफॉर माय नेक्स्ट टॉपिक विल बी एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सवार्ट लॉ। हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सवार्ट लॉ होंगे, तो एप्लीकेशन हम देखते हैं। सो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास जो बायोट-सवार्ट लॉ की है वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। हम एक स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। दिस इज स्ट्रेट कंडक्टर। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन में हम सर्कुलर कॉइल पे जाएंगे। पहले हम इस पे एक दो लेक्चर्स स्पेंड करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर पे, उसके बाद कॉइल पे जाएंगे। हम रिज्यूम करते हैं दैट हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ स्ट्रेट कंडक्टर हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो बेटा, और मैं एज्यूम करूंगा दैट इस स्ट्रेट कंडक्टर में करंट आई बह रही है या फ्लो हो रही है। करंट आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। तो ये करंट कैरिंग वायर बन गई, और हम जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर और करंट कैरिंग वायर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हमें बताया गया, आप बोलो यहां पे इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इस पॉइंट पे, लेकिन इस पॉइंट को हमें लोकेट करना है। हमें बोला गया कि अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने बोला किस पॉइंट पे, इसने बोला कि अगर आप सेंटर इसका लोगे, कंडक्टर का सेंटर लोगे, सेंटर से आप अगर a डिस्टेंस की दूरी पे जाओगे या x डिस्टेंस की दूरी पे जाओगे, ये x डिस्टेंस की दूरी पे अगर आप जाओगे तो x डिस्टेंस की दूरी पे आप मुझे बता मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इस स्ट्रेट वायर की वजह से। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P which is at a separation of x from the center of the straight conductor? What is the magnetic field intensity at point P which is at a separation of x from the straight conductor? इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से पॉइंट P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी जो x डिस्टेंस की दूरी पे है। यूज हम करेंगे बायोट-सवार्ट लॉ। तो अगर आपको याद होगा, बायोट-सवार्ट लॉ जब भी हम यूज करते हैं तो हम उस गिवन शेप ऑफ कंडक्टर को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर किसी पार्ट का जो लेंथ है वो dl के बराबर रखते हैं, और उस dl का नाम होता है करंट एलिमेंट, अगर आपको याद होगा। इसलिए पहला कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए जो मैंने बायोट-सवार्ट लॉ डिराइव करते वक्त डिफाइन किया था। जिसने नहीं देखा तो वो पहला लेक्चर देखे पहले, कि जो बायोट-सवार्ट लॉ है वो बताता है दैट कि जब भी आपको कंडक्टर दिया जाएगा, किसी भी शेप का कंडक्टर दिया जाएगा और आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उस कंडक्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, ये छोटे छोटे पार्ट्स इसके बन गए, ये फॉर एग्जाम्पल इसके छोटे छोटे पार्ट्स बन गए, सपोज ये इसके छोटे छोटे पार्ट्स बन गए, और हर किसी पार्ट की लेंथ जो है वो हम dl कंसिडर कर रहे हैं। तो dl इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, और उसके बाद बायोट में बताता है कि आप इन dl में से किसी भी dl को चूज कर सकते हो। लेट अस सपोज दैट मैंने इस वाले dl को चूज किया, ये वाला dl मैंने चूज किया, तो ये dl यहां के बजाय मैं इधर लिखता हूं, तो ये dl मैंने चूज किया। ठीक है, फिर बायोट बताता है, बायोट-सवार्ट लॉ, कि यहां से आप इस लाइन को खींचो, ये है लाइन ज्वाइनिंग dl एंड पॉइंट P। ठीक है, और इस एंगल को हम नाम रखते हैं थीटा। अगर आपने बायोट-सवार्ट लॉ देखा होगा लेक्चर, तो आप पूरी तरह से इसको समझ पाओगे। अगर नहीं देखा तो पहले आप बायोट-सवार्ट लॉ का लेक्चर देख लो,
उसके बाद इस लेक्चर पे आ जाओ। तो ये थीटा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द थीटा, एंड आई सपोज दैट इसने यहां पे जो एंगल बनाया वो एंगल फाई है, और कंडक्टर खुद है एक्स वाई, ये कुछ ऐसा, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। और हम ये भी जानते हैं कि इस डिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, दिस डिस्टेंस इज आर। ये सारा बायोट-सैवर्ट लॉ मैंने कंस्ट्रक्ट किया। तो बायोट-सैवर्ट लॉ बताता है पहले कंडक्टर को ले लो, उसके छोटे छोटे हिस्से करो, हर हिस्से का नाम एक करंट एलिमेंट होगा, डीएल होगा। एक डीएल को आप आर्बिट्री चूज करो, इधर करो, इधर करो, कहां पे आप चूज करोगे, तो मैंने इधर चूज किया। फिर एक लाइन ड्रॉ करो इस डीएल से पॉइंट पी की तरफ, और उस डिस्टेंस का नाम आर रखो, ठीक है। अब अगर हमने इस डीएल को कंसिडर किया और पॉइंट पी को कंसिडर किया, तब हम जानते हैं इस डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे होगी दैट विल बी गिवन बाय डीबी, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है, ये स्मॉल करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे होगी। डिनोट मैंने किया डीबी से, बराबर हम कैसे लिखते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, हम इसकी स्केलर फॉर्म यूज करेंगे अभी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये सारे वही पैरामीटर्स है जो हमने बायोट-सैवर्ट लॉ में यूज किए, और वो मैंने कंस्ट्रक्ट यहां पे किया बायोट-सैवर्ट लॉ। सो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा जान ले आप यहां पे कि यहां पे बहुत सारे वेरिएबल्स इस इक्वेशन में है। देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई तो कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, आई भी कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होगा। चाहे आप इस डीएल को चूज करो या इस डीएल को चूज करो या इस डीएल को चूज करो, ये आई चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन तीन चीजें यहां पे चेंज हो सकती है। ये डीएल चेंज हो सकता है कि आपने कितना बढ़ा लिया, ठीक है, करंट एलिमेंट आपने कितना बढ़ा लिया। ये थीटा चेंज हो सकता है कि आपने इस डीएल को कंसिडर कहां पे किया, ठीक है ना, आपने इधर कंसिडर किया या इधर कंसिडर किया या इधर कंसिडर किया, तो थीटा अकॉर्डिंगली वैरी हो जाएगा। और ये आर भी वैरी होगा कि आपने इस डीएल को कंसिडर कहां पे किया। अगर आप डीएल को चेंज करोगे तो ये आर ऑटोमेटिकली चेंज होगा, लाइक अगर आप इधर लेके जाओगे तो आर बढ़ जाएगा, कुछ ऐसे। तो यहां पे तीन वेरिएबल्स है इस इक्वेशन में जिनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक थीटा है जो वैरी होगा, डीएल के चेंज होने की वजह से वैरी होगा। दूसरा डीएल खुद है कि उसका साइज कितना बड़ा है, तो वो हमने चूज किया है, वो हमने खुद चूज किया है, तो इसका मतलब ये भी वेरिएबल है। और ये आर ऑटोमेटिकली वैरी होगा और डिपेंड करेगा कि आपने किस वाले डीएल को चूज किया है या किस वाले डीएल को चूज करना है। हम चाहते हैं दैट ये इतने सारे वेरिएबल्स जो इसमें हैं इनको हम एक ही वेरिएबल में मर्ज करें, ठीक है। इतने सारे वेरिएबल्स को हम साथ लेके नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं कि दैट ये थीटा, आर और डीएल सभी वेरिएबल्स जो है वो एक ही वेरिएबल में आए। उसके लिए मैं थोड़ा सा यहां पे एक एनालिसिस करता हूं। इसको मैं O नाम रखता हूं, ये P है, और इसको मैं नाम रखता हूं फॉर एग्जांपल Q, ये Q है, ठीक है। इस OPQ ट्रायंगल में अगर आप प्रॉपरली देखोगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल हेयर, यहां पे ये राइट एंगल बना रहा है, ठीक है ना। OPQ जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो यहां पे राइट एंगल O पे राइट एंगल बना रहा है। तो अगर ये राइट एंगल यहां पे बना रहा है तब हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल होगा। टोटल सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। इसका मतलब थीटा प्लस फाई भी 90 होना चाहिए, क्योंकि थीटा प्लस फाई, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस 90 हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 180। सो हमें थीटा प्लस फाई मिलेगा, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 मीन्स थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो थीटा प्लस फाई 90 के बराबर होगा। और अगर थीटा प्लस फाई 90 के बराबर है तो हमको थीटा भी मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 90, ये फाई उधर लेके जाएंगे तो 90 माइनस फाई मिलेगा। मीन्स हम यहां से थीटा भी निकाल सकते हैं, तो हम थीटा लिख सकते हैं दैट थीटा जो है थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई। अब सवाल है सर इससे क्या फायदा, देखो इससे क्या फायदा। अगर थीटा 90 माइनस फाई के बराबर है तो हमें एक थोड़ा सा आसानी होगी, हम साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा किसके बराबर होगा, फिर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा के बजाय क्या देंगे हम 90 माइनस फाइव, 90 माइनस फाइव। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या साइन ऑफ 90 माइनस एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल।
एंगल कितना है बेटा, फाई। तो साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, वो साइन फाई के बराबर होगा, सॉरी कॉस फाई के बराबर होगा, सॉरी साइन ऑफ 90 माइनस फाई, साइन 90 माइनस फाई जो है वो कॉस फाई के बराबर होगा। अब सवाल है सर हमने ऐसा क्यों किया, हम चाहते हैं दैट ये डीएल, ये साइन थीटा और ये आर सभी हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ फाई। हम एक ही वेरिएबल को चूज कर रहे हैं, फाई वेरिएबल को, और हम चाहते हैं कि इन तीनों वेरिएबल्स को हम एक ही वेरिएबल में लाए, फाई में लाए। तो मैंने एक काम किया, मैंने साइन थीटा को इन टर्म्स ऑफ फाई रिप्रेजेंट किया एज कॉस ऑफ फाई। तो मैं साइन थीटा को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता हूं कॉस फाई से। तो पहला प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया। क्या, एक टर्म हमें मिली दैट फ्रॉम दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से अगर हम देखें ओपीक्यू ट्रायंगल से, सो थीटा प्लस फाई जो है वो 90 के बराबर होगा, इंप्लाइज हमें फाई मिलेगा, थीटा मिलेगा 90 माइनस फाई, और इससे हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा जो है वो मिलेगा साइन ऑफ 90 माइनस फाई, वो मिलेगा कॉस फाई के बराबर। तो हमें मिला साइन थीटा को हम कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं कॉस ऑफ फाई से। ये पहला कॉन्सेप्ट मिला। अब हमें क्या चाहिए, आर, और हमें चाहिए डीएल। आर और डीएल को कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या हमें चाहिए, हम इस आर को कैलकुलेट करेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आप देखोगे, अब मैं किसको कंसिडर करूं, मैं फाई को कंसिडर करूं कि थीटा को कंसिडर करूं, मैं इस एंगल को कंसिडर कर रहा हूं, फाई को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी वेरिएबल्स फाई में आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, अगर ये फाई एंगल मैंने चूज किया, तब इसके अपोजिट साइड ये है और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, जहां पे 90 बन रहा है तो वो बेस का काम करेगा और ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। ये फाई है, इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं यहां पे आर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ फाई। मैं यहां पे कॉस ऑफ फाई की वैल्यू निकालूंगा। क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल में दो चीजें मुझे पता है। देखो बेटा क्या क्या पता है, ये वाला साइड तो मुझे नहीं पता, ये वाला साइड आई डोंट नो व्हाट इज दिस साइड, ये साइड कितना है। चलो मैं इसको टोटल डीएल चूज करता हूं सारा, ये डीएल में चूज, इतना बड़ा डीएल में चूज करता हूं फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए। ये डीएल मैंने चूज किया, ठीक है, ये डीएल है, ये डीएल है, ये मैंने चूज किया। अब सवाल है सर आर आपको निकालना है, आप कौन से दो साइड्स को यूज करोगे। मैं इस वाले साइड को और इस वाले साइड को यूज करूंगा, इस वाले और इस वाले को यूज नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि यहां पे मुझे डीएल पता नहीं है, लेकिन एक्स मुझे दिया होगा, एक्स वहीं से क्वेश्चन वाला बताएगा। आप मुझे बताओ 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका मतलब एक्स देने के लिए वो मजबूर है। मुझे वो फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, सेंटर से अगर हम 20 सेंटीमीटर की दूरी पे जाएंगे, हमें पॉइंट पी मिलेगा, वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमें दी होगी, तो ये नून वैल्यू होगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। आर हमें निकालना है, तो इसलिए बेटर है कि हम इन दो चीजों को यूज करें। किस किस को, आर को और एक्स को। लेकिन ये आर है क्या सर, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये एक्स क्या है, ये बेस है। कब, जब आप फाई को एंगल लेते हो तो ये परपेंडिकुलर बन गया, ये हाइपोटेन्यूज बन गया और ये बेस बन गई। हम इन दो को यूज करना चाहते हैं, मतलब दिस अपॉन दिस, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज करेंगे। बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या देगा हमें, कॉस ऑफ व्हाट, फाई। तो हम कॉस फाई कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस ऑफ फाई अगर हम कैलकुलेट करेंगे, यहां पे कॉस फाई कैलकुलेट करेंगे, तो कॉस फाई हमें देगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स बाय आर। मुझे चाहिए क्या, मुझे आर चाहिए, तो आर को मैं इधर लेके जाता हूं, फाई को नीचे लेके आता हूं। इंप्लाइज आर जो है मुझे मिलेगा आर इज इक्वल टू एक्स बाय कॉस ऑफ फाई। लेकिन आप सबको याद होगा 1 डिवाइड बाय कॉस जो है वो सेक के बराबर होता है, तो मैं लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू एक्स, अपनी जगह पे 1 डिवाइड बाय कॉस के बदले क्या लिखूं, सेक फाई लिखता हूं। तो आर भी मुझे मिला, सो आर भी इन टर्म्स ऑफ फाई मुझे मिला। ये एक्स तो कांस्टेंट है, ये नून क्वांटिटी होगी, तो मैंने इस आर को भी इन टर्म्स ऑफ फाई लाया। अब रहा डीएल, डीएल को भी मैं इन टर्म्स ऑफ फाई लाना चाहता हूं, इसलिए अब आपको समझ आया होगा। इसी ट्रायंगल में मैं डीएल कैलकुलेट करूंगा, इसी ट्रायंगल। अच्छा डीएल, सॉरी मैंने इसको डीएल माना, ये डीएल नहीं है, डीएल छोटा इतना ही है, हाँ ये सारा डीएल नहीं है, ये पहले ठीक था,
ये सारा डीएल नहीं है। देखो बेटा, हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे दैट यहां से लेके, कहां से, सेंटर ऑफ द कंडक्टर से लेके उस पॉइंट तक जहां पे आपने डीएल को चूज किया। देखो आपने कहीं पे डीएल को चूज किया, यहां से लेके यहां तक आपने कहीं पे डीएल चूज किया। आपको बता रहे हैं हमने कहां पे डीएल चूज किया। हम बोलेंगे दैट हमने इस डीएल को चूज किया एट अ सेपरेशन एल डिस्टेंस की दूरी पे। हमने सेंटर ऑफ कंडक्टर से एल डिस्टेंस की दूरी पे जब हम पहुंचते हैं तो हमने उसी डीएल को चूज किया, क्योंकि बायोट-सैवर्ट्स लॉ बताता है जब आपको कंडक्टर दिया जाएगा तो आप सारे कंडक्टर को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। जब आप उनको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे उसके बाद एक पार्ट को आप यूज करो। तो हमने एक डीएल को यूज किया, लेकिन अब ये बताना है कि ये डीएल है कहां पे। मैंने कहा ये डीएल फॉर एग्जांपल सेंटर से एल डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन एल होगा, ये हम एल चूज करेंगे, ठीक है। क्या पता आप कंफ्यूज मत होगे, ये डीएल इतना बड़ा नहीं ना होगा, ये डीएल बहुत छोटा होगा। आप समझो ये इतना छोटा होगा, देखो ये शायद इतना छोटा होगा या इससे भी छोटा होगा, ये डीएल होगा। तो ये सारा जो है ये एल के बराबर होगा। इसलिए आप इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर दिखाता है कि यहां पे, यहां से लेके यहां तक एल है, लेकिन वहीं पे डीएल भी दिखाता है। ये डीएल रियलिटी में इतना छोटा है, इतना छोटा है कि ये डिस्टेंस जो है ये एल के बराबर ही होगी, चाहे आप डीएल को काउंट करो या नहीं करो। डीएल इतना छोटा है, डीएल इतना छोटा है कि अगर आप एल प्लस डीएल लिखोगे या एल माइनस डीएल लिखोगे, कि ये सारी लेंथ जो आप देख रहे हो, चाहे आप इस डीएल को ऐड करो या ना करो, दोनों हालतों में ये अप्रोक्सीमेटली एल के बराबर होगी, बिकॉज डीएल इज वेरी वेरी स्मॉल, ये 0 के बराबर है अप्रोक्सीमेटली, इसलिए स्मॉल डी यूज किया गया है। ये मैंने समझाया पहले लेक्चर में। डीएल इज वेरी वेरी स्मॉल, डीएल बहुत छोटा है, तो चाहे आप इसको ऐड करो या ना करो तो ये एल के बराबर ही होगा। इसलिए मैं यहां पे ज्यादा सिट्रस नहीं दे रहा हूं कि ये एल कहां से कहां मैंने मेजर किया। मैंने मेजर किया यहां से लेके उस डीएल तक जिस डीएल को मैंने चूज किया, तो ये सारा एल के बराबर होगा। इसमें डीएल आएगा या नहीं आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने डीएल चूज किया है, ये एल चूज किया है, दिस इज बेसिकली एल। तो अगर मैं ये एल चूज कर रहा हूं और मैं यहां पे डीएल निकालना चाहता हूं, मैं इसी ट्रायंगल में अब इसको और इसको यूज करूंगा। इससे पहले इसको और इसको यूज किया था, ये निकालना था, ये मालूम था, है कि नहीं, ये निकालना था तो ये पता था। अब ये निकालना है, डीएल निकालना है, डीएल निकालना है तो मैं इसको और इसको यूज करूंगा, एल को और एक्स को। सर फिर कैसे डीएल निकालोगे, मैं वो दिखाऊंगा। तो मैं इसको और इसको यूज करने वाला हूं। सेम ट्रायंगल में मैं tan कैलकुलेट करूंगा। देखो क्यों, फाई एंगल है, इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो मैं परपेंडिकुलर और बेस को कैलकुलेट करना चाहता हूं। परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया l बाय x, तो मैं tan फाई कैलकुलेट करूंगा। tan फाई इज इक्वल टू l बाय x, तो मैं लिखूंगा ऑल्सो tan फाई हमें मिलेगा l बाय x के बराबर, l ओवर x के बराबर। और अगर मैं l की वैल्यू निकालूं तो l मिलेगा x tan फाई, इंप्लाइज जो l की वैल्यू है वो मिलेगी x tan फाई। हाँ, x तो कांस्टेंट है, तरीके से कांस्टेंट है, x तो वही है, सेंटर से लेके पॉइंट P तक डिस्टेंस। चाहे आप इस डीएल को चूज करो ये तो वही रहेगा, इसको यूज करो ये तो वही रहेगा, इसको चूज करो ये तो चेंज नहीं होगा, तो x इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना। मगर मुझे L चाहिए कि DL चाहिए, मुझे DL चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। मैं लिखूंगा d बाय डी फाई ऑफ L, क्योंकि फाई ही चेंज होगा यहां पे, x चेंज नहीं होगा। तो d बाय dx मैंने नहीं लिखा बिकॉज x इज नॉट चेंजिंग। मैंने क्या लिखा, d बाय डी फाई, बिकॉज फाई इज चेंजिंग। इसलिए मैंने लिखा d बाय डी फाई ऑफ L इज इक्वल टू, यहां से मैंने d बाय डी फाई लिया, यहां से भी d बाय डी फाई लेते हैं, d बाय डी फाई ऑफ x tan थीटा, x tan फाई। ये dl बाय डी फाई क्या मिलेगा फिर, dl ओवर डी फाई कैन बी रिटन एज, इस x को हम बाहर निकालेंगे बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट,
ठीक है, ये आपको समझ आया होगा, ये कांस्टेंट है d बाई डी फाई ऑफ tan फाई। तो tan फाई की डिफरेंशिएशन सबको शायद पता होगी, अगर किसी को पता नहीं है तो वो याद रखे, tan फाई की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर फाई। तो हम लिखेंगे dl बाई डी फाई, dl ओवर डी फाई जो है मुझे मिलेगा x और sec स्क्वायर फाई। मुझे क्या चाहिए बेटा, dl। तो आप देख सकते हो dl किसके बराबर आएगा, dl इज इक्वल टू x sec स्क्वायर फाई, sec स्क्वायर फाई, और ये डी फाई अगर मल्टीप्लाई होगा डी फाई, ये कुछ ऐसे। अब देखो हमने क्या किया, हमने dl को भी इन टर्म्स ऑफ फाई रिप्रेजेंट किया, इस dl को हमने इन टर्म्स ऑफ फाई रिप्रेजेंट किया, ठीक है। हमने r को भी रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ फाई, ठीक है, और हमने इस sin थीटा को भी रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ फाई। हमारा यही काम था बेसिकली कि सारे जो वेरिएबल्स है उनको एक ही वेरिएबल में हम कन्वर्ट करेंगे। तो हमने जो वेरिएबल चूज किया वो हमने फाई चूज किया, और सभी जो वेरिएबल्स हमारे पास थे उनको उसी में कन्वर्ट किया। अब हम इन्हीं वेरिएबल्स का जो वैल्यूज है वो इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कुछ भी नहीं, बहुत आसान सा मैथमेटिक्स है यहां तक। अगर आप फिर से इसको रिवर्स करोगे वीडियो को, आप देखोगे बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स है। हमने बायोट-सवार्ट्स का इस चीज के लिए इस पॉइंट P पे लगाया, तो ये वो बायोट-सवार्ट्स लॉ है, ठीक है। हमने dl की वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू और r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी चाहिए। हमने कहा कि इन सभी को हम इन टर्म्स ऑफ फाई रिप्रेजेंट करेंगे। तो sin थीटा पहले ही रिप्रेजेंट हुआ इन टर्म्स ऑफ फाई, sin थीटा इज इक्वल टू cos फाई, जब हमने इसको यूज किया, ठीक है। उसके बाद रहा r का सवाल, तो r के लिए मैंने इन दो साइड्स को यूज किया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज को। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज जब मैंने यूज किया तो मुझे r मिला x sec फाई, ठीक है। उसके बाद dl की जब बात आई तो मैंने इस और इस साइड को यूज किया, l अपॉन x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो tan फाई के बराबर था, और मुझे ये मिला। इनको उठा के मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो जहां पे मैंने जो ये रेक्टेंगल्स बनाए हैं, जो डब्बे यहां पे बनाए हैं, इनको मैं वही रखता हूं क्योंकि यही वैल्यूज मेरे पास है जिनको मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। बाकी मैं रख करता हूं, तो मैं इनको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूं। लेट्स सब्स्टिट्यूट देम इन इक्वेशन नंबर 1। सो हम लिखेंगे db इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई है, फिर i है, dl की वैल्यू हम उठा के देते हैं यहां पे x sec स्क्वायर फाई डी फाई, x sec स्क्वायर फाई डी फाई, ये dl की वैल्यू। sin थीटा cos फाई है, sin थीटा cos फाई है, ठीक है। और उसके बाद sin थीटा cos फाई है, और उसके बाद r की वैल्यू है x sec फाई। तो r स्क्वायर होगा x sec फाई का होल स्क्वायर, शाबाश। सो डिवाइडेड बाय x sec फाई होल स्क्वायर। If we write it properly, then db can be written as mu naught by 4 pi, then I x sec square phi cos phi लिखूंगा मैं इधर, फिर डी फाई लिखूंगा, डिवाइड में लिखूंगा, x को अपना स्क्वायर देंगे तो x स्क्वायर आएगा, sec को अपना स्क्वायर देंगे तो sec स्क्वायर phi आएगा, ठीक है। ये sec स्क्वायर phi और sec स्क्वायर phi हम कैंसिल करेंगे, एक x और एक x को भी हम कैंसिल करेंगे, तो मुझे dB मिलेगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो पॉइंट P पे होगी ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट, वो होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई भी रखते हैं इधर ही, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, यहां रहा cos फाई इंटू dx, यहां रहा cos फाई इंटू डी फाई, dx नहीं डी फाई, डिवाइड में एक x रहा, ठीक है, उसमें इधर रखता हूं, अपनी मर्जी आपकी, आप किधर रखोगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई और ये x इधर, ठीक है। यहां रहा cos फाई और डी फाई। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट किया व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, छोटे करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पे। लेकिन हमें टोटल कंडक्टर XY की वजह से चाहिए। तो आपको याद होगा बायोट-सवार्ट लॉ हमें यह भी बताता है कि अगर आपको सारे कंडक्टर की वजह से चाहिए तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे। अब यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना होगा।
कि इंटीग्रेट कहां से कहां करें। देखो बेटा, इस एक्सप्रेशन में कौन चेंज हो रहा है? फाइव है कि नहीं? इस एक्सप्रेशन में फाइव चेंज हो रहा है, हमें वही देखना है कि फाइव कहां से कहां चेंज होगा। अगर हम ये वाला पॉइंट लेंगे, देखो हमें इसको करेक्ट करना है। यहां पे मैं बेसिकली समझा रहा हूं हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं इनको, और इस वाले को कनेक्ट कर रहा है, इस वाले साइड को कनेक्ट करना, ये हम कनेक्ट कर रहे हैं। आप देखोगे ये वाला एक्स वाला पॉइंट भी सेंटर लाइन के साथ कुछ एंगल बनाएगा। ये सेंटर लाइन है, मैं इसको दूसरे कलर से डिफाइन करता हूं। ये सेंटर लाइन है, ये फाइव है, ये हम जानते हैं। ये सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन के साथ ये एक्स पॉइंट भी अलग एंगल बनाएगा, और इस सेंटर लाइन के साथ ये भी अलग एंगल बनाएगा। ठीक है, हम एज्यूम करेंगे दैट ये जो एंगल यहां पे बना इसका नाम फाइव टू हम रखेंगे, और ये जो एंगल यहां पे बना इसका नाम हम फाइव वन रखेंगे। तो अगर आपको सारा कंडक्टर कंसिडर करना होगा, कहां से लेके कहां तक, एक्स से लेके वाई तक, तब आपको देखना होगा कि ये d5 कहां से कहां की तरफ चेंज हो रहा है। ये d5 कहां से कहां की तरफ चेंज हो रहा है। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम फॉर एग्जांपल फाइव वन टू फाइव टू, क्योंकि ये वाला पॉइंट फाइव वन एंगल बनाता है पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट फाइव टू एंगल बनाता है पॉइंट पे। तो जब हम फाइव वन एंगल और फाइव टू एंगल को कंसिडर करेंगे तब हमारे पास सारा कंडक्टर कंसिडर होगा, क्योंकि फाइव वन एंगल से वाई पॉइंट कंसिडर होगा और फाइव टू एंगल से एक्स पॉइंट कंसिडर होगा। आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करो, आपको समझ आया? हाँ, तो ये फाइव टू है, ये फाइव वन है, ठीक है, ये फाइव टू है, ये फाइव वन है। हम x से y की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं इंटीग्रेशन में लिमिट्स इस्तेमाल करूं यहां से लेके यहां तक, तब मुझे ये लिमिट और ये लिमिट यूज करना है। ठीक है, तो मैं अगर यहां पे इंटीग्रेट करूं, अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी तो मुझे लिखना होगा dB की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स, वो ऐसे। उसके बाद इंटीग्रेशन cos फाइव डी फाइव, इंटीग्रेशन cos फाइव डी फाइव। लेकिन मुझे लिमिट्स देने होंगे 5 से लेके 5 तक, x से लेके y तक, मींस 5 से लेके 5 तक। क्यों? क्योंकि 5 को 5 चेंज हो रहा है, सो 5 से लेके 5 तक, क्योंकि हमने सारा जो क्वेश्चन है वो 5 में कंसिडर किया है, 5 से लेके 5 तक। आप देख लो, ये समझ आया आपको? हाँ, लेकिन मैं इस 5 को 5 नहीं रखूंगा, इसको मैं -5 रखूंगा, क्योंकि आप देख पाओगे कि ये लोअर क्वाड्रेंट में आएगा और ये अपर क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव माना और इसको मैंने पॉजिटिव माना। ठीक है ना? अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो मैंने इसको नेगेटिव माना है नीचे वाले को, ऊपर वाले को मैंने पॉजिटिव माना है, क्योंकि इनकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस है, अपोजिट ओरिएंटेशंस है। ये नीचे की तरफ बन रहा है, ये ऊपर की तरफ बन रहा है, तो मैंने इसको नेगेटिव माना -5 और इसको पॉजिटिव माना +5। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर पा रहा हूं तो मैं बेसिकली निकाल रहा हूं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द सेपरेट कंडक्टर XY एट पॉइंट P। जरा देखते हैं कितना होगा। इसका इंटीग्रेशन B होगा, तो ये B मिलेगा, इसको मैं रब करता हूं, तो इसकी इंटीग्रेशन B होगी। वहां से मैंने म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स को कॉमन निकाला है, बाहर निकाला है इंटीग्रेशन से पहले ही। बोलो क्यों बेटा? क्योंकि सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। देखो म्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट है, आई चेंज नहीं हो रहा है, 4 पाई कॉन्स्टेंट है, एक्स भी फिक्स्ड है, ये भी चेंज नहीं होगा अगर आप 5 को चेंज भी करोगे। अगर आप ये एंगल चेंज भी करोगे, ये एक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल चेंज तब होगा जब आप अलग अलग डीएल को चूज करोगे। ठीक है, तो अलग अलग डीएल चूज करने से इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, करंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने क्या किया, ये B निकलेगा, ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स होगा। ठीक है, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है,
साइन ऑफ फाइव इंटीग्रेशन होगी इसकी कहां से लेके कहां तक, -φ2 से लेके +φ1 तक, φ2 से लेके +φ1 तक, कुछ ऐसे। म्यू नॉट आई बाई 4πx इंटीग्रेशन ऑफ cos इज साइन, पॉजिटिव साइन फ्रॉम -φ2 टू +φ1। अब लिमिट्स देंगे, पहले अपर लिमिट यूज होगा फिर लोअर लिमिट यूज होगा। म्यू नॉट आई बाई 4πx, वहीं पे अब हम लिमिट्स यूज करेंगे साइन ऑफ अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब है फाइव को रिप्लेस होगा φ1 से, माइनस साइन ऑफ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में -φ2 से ये रिप्लेस होगा, ये आप जानते हो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइव की वैल्यू पहले φ1, उसके बाद फाइव की वैल्यू φ2। तो b हमें मिलेगा म्यू नॉट आई बाई 4πx, ये म्यू नॉट आई बाई 4πx, उसके बाद साइन ऑफ φ1, साइन ऑफ φ1, इधर मैं प्लस लिखूंगा, प्लस साइन φ2। अब सवाल ये प्लस कैसे, क्योंकि साइन ऑफ -φ2 जो है, साइन ऑफ -φ2 जो है ये माइनस साइन φ2 के बराबर होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज पॉजिटिव कॉस थीटा, ठीक है। इसका माइनस बाहर आता है, तो वो हमने बाहर लाया, माइनस माइनस प्लस बन गया साइन φ2। ये हमें देगा व्हाट इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए ये रिलेशन हमारे पास है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4πx साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो इसके बाद हमारे इसमें बहुत सारे स्पेशल केस आएंगे, हम आप इसके बाद हाफ कंडक्टर लेंगे, पॉइंट्स यहां पे लेंगे, उसके बाद पॉइंट यहां पे लेंगे, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे, देखते हैं ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होगी, वो हम अगले लेक्चर में लेंगे। आप प्लीज मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा। अगर आपको कहीं पे भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, आप मुझे लिखिए, मैं अपने अगले लेक्चर में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।